हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल अग्रवाल अपने यूट्यूब चैनल अंशुल स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो वही एक मोटिवेशनल कोट के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं कि जीत उसी को मिलेगी जो जीतने का दम रखता है। कि जीत उसी को मिलेगी जो जीतने का दम रखता है, चाहे फिर ज़माना कुछ भी कहे, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो हम इस मोटिवेशनल कोट के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। हम अनुपात समानुपात वाले टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे और उसमें हम पिछली 3 वीडियोज़ में बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ चुके थे। अब ये 4th वीडियो है जिसमें कि हमने पिछली वीडियो में जो विलोमानुपात या प्रतिलोमानुपात के बारे में पढ़ा था या एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा था, तो उसी पर आज बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी दूँ तो हमने पिछली क्लास में A अनुपात B जो देखा था कि 1/5 रेशो 1/3 था। A अनुपात B था वो 1/5 रेशो 1/3 था। तो इस प्रकार के विलोमानुपात में क्या होता है कि जो ये वैल्यूज़ हैं वो इंटरचेंज हो जाती हैं, ये बताया था मैंने। और इंटरचेंज किस प्रकार होती है कि A अनुपात B में ये अनुपात जो 1/3 है इधर जाकर यानी कि 3 और अनुपात ये 5, ये 3:5 के रूप में हो जाता है। कहें तो ये एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाते हैं। और इंटरचेंज होने का कारण भी मैंने बताया था कि इसे किसी दोनों ही संख्याओं को किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू से हमें मल्टीप्लाई करना होता है, उसके बाद में हमें आंसर आता है। जैसे कि हमने 1/5 को 15 से किया था और 1/3 को भी 15 से मल्टीप्लाई किया था। उसके बाद में यहाँ से डिवाइड करने पर ये 3:5 हमें प्राप्त हुआ था। तो इतना करने के स्थान पर हम डायरेक्ट इसको करें, डायरेक्ट इसको समझें तो ये A अनुपात भी जब इस प्रकार के विलोमानुपात के रूप में हो, अपॉन के रूप में हो, अंश बटा हर के रूप में हो, तो उसे हम इस प्रकार एक कहें तो ऑलवेज पूर्णांक के रूप में डायरेक्ट लिख देते हैं। और डायरेक्ट किस प्रकार लिखते हैं कि वो दोनों ही अनुपात इंटरचेंज हो जाते हैं। तो इस बात को हम पिछली क्लास में समझ चुके हैं। तो अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं हम। एक क्वेश्चन है कि 600 रुपये को नरेंद्र व सुरेंद्र, दो व्यक्ति हैं, नरेंद्र व सुरेंद्र में 1/2 रेशो 1/3, इस रेशो में क्या हुआ है कि अनुपात में बांटा गया है, कि अनुपात में बांटा गया है। कि अनुपात में बांटा गया है तो नरेंद्र का भाग, इसमें नरेंद्र का भाग पूछा है, हिस्सा पूछा है कि नरेंद्र का भाग या हिस्सा है वो कितना होगा, कितना रुपए में होगा, कहने का मतलब ये है। इसमें से जो 600 रुपये हैं, 600 रुपये हैं, उसमें नरेंद्र का कितना रुपए हैं, मतलब कितना भाग नरेंद्र को प्राप्त है और बचा हुआ सुरेंद्र को है, जिसमें कि अनुपात दिया हुआ है 1/2 रेशो 1/3। तो ये उसी प्रकार का क्वेश्चन है जो हमने अभी प्रतिलोमानुपात समझा था कि उसमें अनुपात क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। और ये आगे जो वैल्यू दी हुई है ये रियल वैल्यू होती है, जबकि ये अनुपात जो रेशो होता है वो कहें तो एक इस प्रकार से दोनों के संबंध दर्शाता है। ये पहली वीडियो में भी मैंने बताया था कि जो अनुपात है वो दो संख्याओं के बीच में एक रिलेशन को शो करता है, तो रिलेशन को शो करता है अनुपात, जबकि जो ये अमाउंट दिया हुआ है ये क्या है, एक रियल वैल्यू है। तो हम इस प्रकार के आंसर में पहले तो वो अनुपात को ज्ञात करेंगे कि नरेंद्र और सुरेंद्र के बीच में जो भी रिलेशन है अनुपात का वो किस प्रकार है। तो उसके लिए हम जैसे कि नरेंद्र को हमने n से बता दिया और सुरेंद्र s से, ठीक है। ये नरेंद्र है अनुपात, सुरेंद्र का अनुपात, तो जो हमें दिया हुआ है 1/2 रेशो 1/3। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि जो ये अनुपात हैं वो क्या हो जाता है, इंटरचेंज। अभी हम समझ चुके हैं प्रतिलोमा अनुपात की तरह ही है। तो जो नरेंद्र और सुरेंद्र का जो अनुपात है हम ढंग से देखें तो ये अनुपात कुछ इस प्रकार आ जाएगा, ये 3 इधर आ जाएगा, 3:2 के रूप में हो जाएगा। अब हमें एक पूर्ण अनुपात जो सटीक अनुपात देखें तो वो 3:2 के रूप में डिफाइन है।
यहाँ से हमें ये पता चला कि नरेंद्र और सुरेंद्र के बीच में जो भी अनुपात है वो 3:2 है। तो यहाँ तक तो वही पिछली वाली बात हो गई। अब हमें जो भी क्वेश्चन में बोला गया है कि 600 रुपीज़ में से नरेंद्र का कितना भाग है, तो नरेंद्र का भाग यहाँ से देंगे तो 3 है और सुरेंद्र का भाग 2 है। अगर इन दोनों वैल्यूज को किसी पर्टिकुलर संख्या से पर्टिकुलर वैल्यूज से मल्टीप्लाई किया जाता है तो एक हमें रियल वैल्यू प्राप्त होती है, और रियल वैल्यू कितनी है 600। तो इस प्रकार की वैल्यू को हम क्या करेंगे, x से मानकर करेंगे। किस प्रकार, हम नरेंद्र का हिस्सा कितना है 3 है, तो उसे कितना मानेंगे 3x प्लस करेंगे। उसके बाद में सुरेंद्र का हिस्सा कितना है 2x। अब ये दोनों क्योंकि हमने एक पर्टिकुलर संख्या से डिवाइड कर दिया, एक x हमने मानी है संख्या, उससे हमने क्या कर दिया 3 को नरेंद्र के हिस्से को और सुरेंद्र के हिस्से, दोनों हिस्सों को क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया है और ऐड कर दिया। ऐड क्यों किया, क्योंकि दोनों का कहें तो किसी भी एक पर्टिकुलर संख्या से हमने मल्टीप्लाई करके इन दोनों को ऐड करने का कारण इन दोनों की ऐड की वैल्यू हमें रियल वैल्यू दी हुई है कि 600 रुपये उन दोनों की वैल्यूज़ हैं, उन दोनों के हिस्से की वैल्यू हैं। तो हमने क्या किया, इसको 3x + 2x = में 600। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी। वो x की वैल्यू से हम नरेंद्र का हिस्सा और सुरेंद्र का हिस्सा दोनों हिस्सों को क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो यहाँ से देखें, अब कैलकुलेशन करने वाली बात है और किसी भी प्रकार की नहीं है। तो इसमें क्या है 3x + 2x = 5x। अब 5x = 600। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें प्राप्त होगी 600/5, यानी कि x हमें 120। हमें यहाँ से x की वैल्यू पता चली कि 120। वो कोई एक पर्टिकुलर संख्या है, वो 120 है, कहें तो 120 है, जिससे हम मल्टीप्लाई इस अनुपात को कर देते हैं तो हमें रियल वैल्यू प्राप्त होती है। किस प्रकार, अब हम नरेंद्र के हिस्से की बात करें तो यहाँ से नरेंद्र को कितना है 3x ही तो है। हमने नरेंद्र का जो हिस्सा है वो कितना माना है 3x प्लस ये सुरेंद्र का हिस्सा है, ये दोनों हिस्से ही तो हैं। इन दोनों को ऐड करने पे ही हमें 600 रुपये प्राप्त हो रहे थे। 600 दिए हुए थे कि इसमें कितना बांटना है, बांटा गया है तो नरेंद्र का भाग कितना होगा रुपए में, तो ये पूछा है। अब यहाँ से नरेंद्र का भाग पूछा है तो क्या करेंगे, 3x की वैल्यू हमें पता है कितनी है 120, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी 360 रुपये। ये आंसर हो गया हमारा। 360 रुपये नरेंद्र का हिस्सा है। इसी प्रकार हम सुरेंद्र का हिस्सा निकाल लेंगे। हमें क्वेश्चन में पूछा नहीं है लेकिन हम सुरेंद्र का हिस्सा भी निकालेंगे। कितना है 2x, यानी कि 2 × 120, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 240 रुपीज़। ये क्या हो जाएगा, सुरेंद्र का हिस्सा हो गया, ये नरेंद्र का हिस्सा हो गया। हमें पूछा क्या है, ओनली नरेंद्र का हिस्सा पूछा है, तो 360 रुपये आंसर हो गया। अब इसमें यहाँ तक तो कोई, इस क्वेश्चन को एक कहें तो मैं रिपीट करता हूँ, जब 600 रुपीज़ को नरेंद्र व सुरेंद्र में 1/2 रेशो 1/3 के रूप में बांटा गया है, नरेंद्र का हिस्सा पूछा है, तो हम क्या करेंगे, नरेंद्र और सुरेंद्र का रेशो इस प्रकार है, ये विलोमानुपात की कंडीशंस में है, तो हमने इसे एक पूर्ण संख्या के पूर्णांक के रूप में, हमने पूर्ण अनुपात के रूप में कहें तो हमने इसे लिख लिया है। हम इस प्रकार के क्वेश्चन को करना जानते हैं। यहाँ तक बात हो गई। उसके बाद में नरेंद्र और सुरेंद्र का हिस्सा कितना हो गया, 3 और 2 हो गया। तो हमने क्या किया, जो रियल वैल्यू दी हुई है, जो भी अमाउंट दिया हुआ होता है वो रियल वैल्यू होती है, वास्तविक मूल्य होता है, और वो वास्तविक मूल्य किसके इज इक्वल टू होगा, इन दोनों के टोटल हिस्सों के बराबर ही होगा। तो इन दोनों का टोटल हिस्सा कहें तो हम 5 के इज इक्वल टू तो 600 हो नहीं सकता, कोई एक वैल्यू ऐसी होगी जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद में ही 600 होगा। तो हमने क्या किया, नरेंद्र के हिस्से को भी एक पर्टिकुलर संख्या x से मल्टीप्लाई किया और सुरेंद्र के हिस्से को भी पर्टिकुलर x से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद में 600 प्लस किया इनको, वहाँ से हमें x की वैल्यू प्राप्त हुई 120। तो फिर वहाँ से हमने क्या किया, नरेंद्र का हिस्सा कितना था 3x, तो वहाँ से 360 रुपये हो गए और सुरेंद्र का हिस्सा 240 हो गया। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन को, बस एक कैलकुलेशन है, हमें समझनी है कि जब अनुपात में दिया हुआ होता है तो ये एक रियल वैल्यू नहीं होती है, ये एक अनुपात होता है कि नरेंद्र को इतना हिस्सा मिला हुआ है तो सुरेंद्र को इतना मिलेगा। कहने का मतलब नरेंद्र जब 3x रुपये नरेंद्र को जब 3x रुपये मिलते हैं तो सुरेंद्र को 2x मिलते हैं। एक कहें तो कंपेयर, तुलना और संबंध को दर्शाता है। तो इसलिए हमें क्या है, रियल वैल्यू के इज इक्वल टू करने के लिए किसी पर्टिकुलर संख्या से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक थ्योरेटिकल पार्ट है जिसे हमें समझने की आवश्यकता है। वो क्या है कि हमने अभी निकाला था तब A अनुपात B अनुपात C निकाला था हमने इस प्रकार की वैल्यूज़ A अनुपात B अनुपात C निकाला था। तो इसमें जो A है और B है C, इनको हम क्या कहेंगे? पहली बात, ये एक नाम से जाना जाता है, इसे प्रथम अनुपाती कहा जाता है, इसे मध्यानुपाती कहा जाता है, मध्यानुपाती, और C को कहा जाता है तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती। तो यहाँ इस चीज़ को समझाने का उद्देश्य है कि इस प्रकार का क्वेश्चंस आता है। हमने वहाँ जैसे कि A अनुपात B अनुपात C इज इक्वल टू कोई भी रेशो आया 2:3:5 है, तो इसमें A की वैल्यू हमें पता है 2 है, B की वैल्यू 3 है, C की वैल्यू 5 है, किसमें? रेशो के रूप में। लेकिन अब इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करेगा, कोई भी एक वैल्यू क्या कर देगा, गायब कर देगा कहीं तो, और उसकी जगह क्या पूछेगा, आंसर की इस स्थान पर क्या आएगा, कौन सी वैल्यू आएगी, किस प्रकार की वैल्यू आएगी, ये क्या करेगा, ये पूछने की कोशिश करेगा। तो हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट जब लैंग्वेज में आता है, हिंदी में लिखा हुआ आता है, तो वो प्रथम अनुपाती या मध्य अनुपाती या तृतीय अनुपाती क्वेश्चन में पूछा जाता है। 2 वैल्यूज़ आपको दे देगा और तीसरी वैल्यूज़ निकालने को कहेगा। तो हमें ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट वैल्यूज़ को प्रथम अनुपाती कहा जाता है, और सेकेंड वैल्यूज़ जो मिड वाली वैल्यू होती है उसे मध्य अनुपाती, और तृतीय वैल्यू को तृतीय अनुपाती कहा जाता है। तो ये समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार हम समानुपाती की बात करें तो उसमें जो वैल्यूज़ दी होती है, जैसे कि A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, इस प्रकार की वैल्यू होती है। समानुपात है क्योंकि 2 अनुपात के बीच में एक रिलेशन को शो कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, समानुपात है। ये जो साइन है ये भी हमें क्या है, समानुपात को दर्शा रहा है। तो उसके इस प्रकार के जो भी क्वेश्चंस हैं, इसमें क्या है कि जो A है उसे कहेंगे वही प्रथम अनुपाती कहेंगे, प्रथम अनुपाती कहेंगे। अब इसमें B का नाम चेंज हो जाएगा, इसमें मध्य अनुपाती ना होकर द्वितीय अनुपाती हो जाएगा, C वही तृतीय अनुपाती रहेगा, और D क्या हो जाएगा, चतुर्थ अनुपाती हो जाएगा, चतुर्थ अनुपाती हो जाएगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन कहें तो हमें समझने की है कि इसमें A को प्रथम अनुपाती, B द्वितीय अनुपाती, C तृतीय अनुपाती और D को चतुर्थ अनुपाती कहा जाता है। इनमें भी यही करेगा कि हमें 3 वैल्यूज़ देकर और 1 वैल्यू पूछ लेगा, यानी कि चारों वैल्यूज़ हैं जिनमें से 3 वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई होगी और हमें 1 वैल्यू पूछने को कहेगा, हमें आंसर निकालना होगा 1 वैल्यू का। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में अब हमें यहाँ जब मध्य अनुपाती निकालना है, हम मध्य अनुपाती की बात करें, यहाँ ज़्यादातर जो भी क्वेश्चंस होंगे A अनुपात B अनुपात C, उसमें मध्य अनुपाती निकालने को कहेगा। और मध्य अनुपाती निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो मध्य की जो भी वैल्यू है उसका क्या करेंगे, स्क्वायर, और प्रथम अनुपाती और तृतीय अनुपाती को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इस प्रकार की कंडीशंस होगी। ये क्वेश्चन को हल करने का तरीका है, ये कहें तो एक इम्पोर्टेंट बात हो जाती है, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला कह दो, कुछ भी कह दो, ये एक इम्पोर्टेंट बात है, कि स्टार लगा के लिख लेना इस बात को। जब भी हम मध्य अनुपाती निकालेंगे, मध्य अनुपाती निकालने को कहेगा तो हमें B स्क्वायर यानी कि मिड वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू में फर्स्ट और थर्ड का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हमें इस इक्वेशन से, इस वैल्यू से हमें वैल्यू पता चल जाएगी। अब इसमें से किसी भी प्रकार की कोई भी वैल्यू नहीं दे, जो 2 वैल्यू दे और हमें 1 वैल्यू किसी भी प्रकार के निकालने को कहे तो हम निकाल सकते हैं। इससे न केवल मध्य अनुपाती नहीं, हम प्रथम अनुपाती, तृतीय अनुपाती भी निकाल सकते हैं। और इस प्रकार के क्वेश्चन में जब समानुपात वाला कंडीशंस हो, समानुपात वाली कंडीशन हो, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में भी वही तरीका होगा। इसमें भी मिड वैल्यू का क्या होगा, वही मल्टीप्लाई होगा। जब इसमें मिड वैल्यू सिंगल थी तो हमने स्क्वायर कर दिया और दोनों को, फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें भी इसी प्रकार लिखेंगे। किस प्रकार लिखेंगे, B मल्टीप्लाई C करेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें 2 वैल्यूज हैं हमारे पास, और इज इक्वल टू में A इंटू D, एक ये फॉर्मूला हो जाता है।
अब समानुपात वाले क्वेश्चंस में क्योंकि 4 वैल्यूज होती हैं इसीलिए हमें b इंटू सी इज इक्वल टू क्या है, a इंटू डी। तो ये भी एक स्टार लगा के आप लिख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये दो बातें हमें कहें तो थ्योरेटिकल हैं, लेकिन इनका क्वेश्चन में एक महत्वपूर्ण रोल होता है। जब ए बी सी यानी कि 3 अनुपात में दिया हुआ हो तो हमें मिड वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू में फर्स्ट एंड लास्ट का क्या करना है, मल्टीप्लाई। और समानुपात के रूप में हो तो वही मिड वाले जो भी संख्याएं हैं उसका हमें मल्टीप्लाई इज इक्वल टू में फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करते हैं, जिससे आपको और अच्छी तरीके से कहें तो वो डिफाइन हो जाता है। ये क्वेश्चन कभी कभी इस प्रकार के आ जाते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्योंकि लैंग्वेज में आएगा लिखा हुआ 7 व 63 का मध्य अनुपाती ज्ञात करो। मध्य अनुपाती ज्ञात करो। अब हमें जब तक मध्य अनुपाती पता नहीं था तो हमें ये क्वेश्चन एक कहें तो लेंदी लग रहा था, एक हार्ड क्वेश्चन लग रहा था। क्यों? क्योंकि हमें मध्य अनुपाती का पता नहीं कि मध्य अनुपाती किसे कहते हैं। लेकिन हम अभी समझ चुके हैं कि मध्य अनुपाती कौन सी वैल्यू होती है, मिड वाली वैल्यू होती है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और आसानी से सॉल्व किस प्रकार करेंगे, हम जानते हैं कि 7 व 63 का क्या बोला है, मध्य अनुपाती बोला है। तो 7 यहाँ होगा, इसके बाद में रेशो होगा और कुछ वैल्यूज यहाँ होगी जिसे हम x के रूप में मान लेंगे, और क्या है 63 हो गया। इसके बाद में यही इक्वेशन बनी। ये तरीका हमें बनाना है और इस तरीके को बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें मध्य अनुपाती पूछा है 7 व 63 का। तो 7 व 63 का क्या हो जाएगा, मध्य अनुपाती। हमें ये x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू किस प्रकार निकालेंगे हम, यहाँ से वही मैंने आपको बताया था किस प्रकार करना है, x का स्क्वायर करना है। x का स्क्वायर इज इक्वल टू में फर्स्ट एंड लास्ट का क्या, मल्टीप्लाई। बस इससे हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी, हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू 3 21 2 44 यानी कि 441। तो यहाँ x, अब इसका वर्गमूल लेंगे, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 441 है। तो अब हम इसका वर्गमूल लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 21, क्योंकि 21 का वर्ग कितना होता है, 441। तो 441 का वर्गमूल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमें x की वैल्यू पता चली और हमें मध्य अनुपाती ज्ञात हो गया कि मध्य अनुपाती क्या है, मध्य अनुपाती कितना है, 21। कितना है, 21। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बस इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस हमें समझने की आवश्यकता है कि क्या किस प्रकार से क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, और किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं है, बस हमें कैलकुलेशन है और कैलकुलेशन इतनी मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये तो हमें आता है। एक इसी प्रकार का क्वेश्चन है, एक दिया हुआ है 16x/9, इस प्रकार का रेशो दिया हुआ है। तो इसमें हमें समझ आ रहा है कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लिखा हुआ है x क्या करना है, फाइंड आउट करना है, और x फाइंड आउट करना है मतलब मध्यानुपाती हमें ज्ञात करना है। तो किस प्रकार करेंगे हम आंसर निकालने के लिए, वही x का क्या करेंगे, स्क्वायर इज इक्वल टू में 16 इंटू 9। बस अब तो ये सॉल्व कहें तो 5 सेकंड भी नहीं लगनी चाहिए सॉल्व करने में। क्यों? क्योंकि अब हम पूरी तरीके से क्वेश्चन को, थ्योरी को, सब कुछ समझ चुके हैं। तो हम क्या है, बस हमें क्या है, कैलकुलेशन करनी है। कितना आ जाएगा, 144। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12, क्योंकि 12 का स्क्वायर होता है 144। हो गया, यहाँ से हमें x की वैल्यू पता चल गई, कितनी आ जाएगी, 12। तो यहाँ से आंसर हो गया। बस इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन इसी प्रकार का है कि 8/12 का तृतीय अनुपाती। अब इसमें क्या पूछ लिया कि तृतीय अनुपाती क्या होगा, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया कि 8/12 का तृतीय अनुपाती क्या होगा।
हम जानते हैं तृतीय अनुपाती कौन सी वैल्यू को बोलते हैं, सी वाली वैल्यू को। जब ये ए अनुपात बी अनुपात सी के रूप में होता है तो सी वाली वैल्यू ही क्या होती है, तृतीय अनुपाती होती है। इस बात को हम जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें यानी कि बस इस बात को समझना है कि कौन सी वैल्यू हमें निकालनी है। अगर हम इसमें मध्य अनुपाती की वाला फॉर्मूला लगा के मध्य अनुपाती निकाल देते हैं तो क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है। हम इसे फर्स्ट वैल्यू थर्ड वैल्यू मानकर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें फर्स्ट वैल्यू ये होगी, सेकंड वैल्यू ये होगी और थर्ड वैल्यू हमसे पूछी है। तो हम क्या करेंगे, 8:12:x, ये वाली वैल्यू हमें क्या है, पूछी है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या है, वही कोई घबराने वाली बात नहीं है, जैसा हम करते आए हैं उसी प्रकार से करेंगे। क्या? वही मिड वाली वैल्यू का स्क्वायर, यानी कि 12 का क्या करेंगे, स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट वाली और थर्ड वाली वैल्यू को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। बस कुछ नहीं है, तरीका सेम रखना है हमें। तरीके में तो किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं करना है। बस हमें कहें तो क्वेश्चन में पूछी जाने वाली वैल्यू है उसको सही ढंग से हमें समझना है कि पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं है। अब यहाँ से क्या आएगा, 12 का हम स्क्वायर करेंगे तो 144 इज इक्वल टू में 8x। यहाँ से हम क्या करेंगे, 8x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 144। यहाँ से हम x की वैल्यू पता करेंगे। एक x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 144 को डिवाइड करेंगे 8 से तो आ जाएगा 18। तो ये आंसर हो जाएगा, x इज इक्वल टू 18, यानी कि तृतीय अनुपाती कहें तो कितना आ जाएगा, 18। ये रेशो है वो इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाएगा, 8:12:18, इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाएगा। हमें पूछा है तृतीय अनुपाती के बारे में तो हमने तृतीय अनुपाती निकाल दिया, कितना, 18 आंसर आया। अब एक क्वेश्चन है हम समानुपात के तौर पे देखें, जिसमें कि चतुर्थ अनुपाती के बारे में पूछा गया है। यहाँ तक हमने देखा था, हमने वही ए बी और सी वाली कंडीशन से कर लिया था। अब ए बी सी डी यानी कि 4 कंडीशंस वाली दी हुई है। किस प्रकार से, 7, 12, 35 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा, क्या पूछा है, का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। हमें पूछा है कि 7, 12 और 35 है, उसका चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। तो हम चतुर्थ अनुपाती के लिए क्या है, हम पिछले क्वेश्चंस में वही जब समानुपात वाली कंडीशंस हमने ली थी तो वो किस प्रकार की बताया था मैंने, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी होता है, दो अनुपात का रिलेशन होता है। तो हम जो भी बीच वाली मिड वाली वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इज इक्वल टू में फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं। बस हमें यहाँ से क्या है, आंसर निकल जाएगा, क्योंकि 3 वैल्यू दी हुई होंगी और एक वैल्यू हमसे पूछेगा जो कि हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से क्या है, वही 7, 12, फिर वही समानुपात 35 और रेशो x, हमसे ये वाली वैल्यू पूछी है चतुर्थ अनुपाती, क्योंकि ये प्रथम अनुपाती, द्वितीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती और चतुर्थ अनुपाती। जब तक हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि पूछना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, कौन सा अनुपात पूछना चाह रहा है, तो हमारे लिए प्रॉब्लम है। लेकिन हमें पता है कि चतुर्थ अनुपाती कौन सा है, तो हमें प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे, वही 7 × x, पहले इधर से कर लो, चलो 12 × 35 इज इक्वल टू में 7 × x। ये फॉर्मूला बन गया। वही x की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, कितनी आएगी, 12 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 427x। यहाँ से क्या आएगा, 7x इज इक्वल टू 420। यहाँ से x की वैल्यू हम निकालेंगे तो 420 में डिवाइड करेंगे 7 का, तो x की वैल्यू आ जाएगी 60। ये क्या आ गया, चतुर्थ अनुपाती हमें प्राप्त हो गया। हम इससे चतुर्थ अनुपाती के बारे में पूछा था और हमें चतुर्थ अनुपाती ज्ञात हो गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी आपको, मैं ये आशा करता हूँ। क्योंकि हमने जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको समझा था कि ए अनुपात बी अनुपात सी है, वो किस प्रकार से था कि हमें मिड वैल्यू जो कि मध्य अनुपाती था उसका स्क्वायर करना है और फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू को हमें मल्टीप्लाई इज इक्वल टू में करना है। तो हमें उस वैल्यू का या उस जो भी क्वेश्चन पूछेगा या प्रथम अनुपाती या तृतीय अनुपाती या मध्य अनुपाती, तो हमें आंसर निकल जाएगा। इसी प्रकार समानुपात वाले कंडीशंस में हमने कहा था कि जो भी मिड वैल्यू कौन सी आ जाएगी, मिड वैल्यू बी और सी मिड वैल्यू हो जाएगी, ए एंड डी लास्ट वैल्यू हो जाएगी। तो उन बी और सी
जो दो वैल्यूज़ हैं उसका मल्टीप्लाई इज इक्वल टू में फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू का मल्टीप्लाई होगा। इसमें से 3 वैल्यू दी हुई होंगी, हमें एक वैल्यू पूछेगा तो हम आंसर निकाल देंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हम कल से नेक्स्ट अगली क्लास में क्या करेंगे, अब ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पर बात करेंगे जो कि लैंग्वेज के तौर पर होंगे, आयु से संबंधित, आय से संबंधित या संख्याओं से संबंधित हम बात करेंगे उन क्वेश्चंस पर। तो आज के लिए क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि इस क्लास के बेनिफिट्स सभी तक पहुंच सके। और हम रेगुलर बेस पर क्लास ले रहे हैं, रेगुलर क्लास होती रहेंगी ये। तो हम परसेंटेज वाला टॉपिक कवर कर चुके हैं और उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिए। और इसमें जो भी अनुपात समानुपात रेशो प्रोपोर्शन का टॉपिक चल रहा है उसमें भी किसी प्रकार का आपको डाउट हो तो कमेंट करिए, जिसका जवाब आपको दिया जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम उस क्वेश्चन को भी करवा देंगे, आप क्वेश्चन को कमेंट में करिए। ठीक है, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।